देश में क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति का एक लंबा दौर रहा है। कई राज्यों में इसी राजनीति ने नेताओं को सत्ता तक पहुंचाया, कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी संस्कृति के नाम पर और कभी बाहरी बनाम स्थानीय के मुद्दे पर राजनीति हुई। लेकिन अब 2026 के राजनीतिक माहौल में सवाल उठने लगा है कि क्या देश का मतदाता इस राजनीति से आगे बढ़ चुका है? क्या जनता अब केवल भावनात्मक नारों की बजाय विकास, स्थिरता और वैचारिक स्पष्टता चाहती है? अगर पिछले 40 से 50 वर्षों की राजनीति को देखें तो क्षेत्रीय अस्मिता की सबसे बड़ी और सफल शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुई थी, जब एनटी रामाराव ने तेलुगु अस्मिता का मुद्दा उठाया और तेलुगु देशम पार्टी बनाई। पहली बार चुनाव लड़ा और पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आ गए। उस समय देश के कई क्षेत्रीय नेताओं को लगा कि अगर अपनी भाषा, संस्कृति और क्षेत्रीय पहचान को राजनीति का केंद्र बना दिया जाए तो जनता भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है और सत्ता तक पहुंचना आसान हो जाता है। हालांकि इस राजनीति की शुरुआत इससे भी पहले तमिलनाडु में द्रविड़ दलों ने कर दी थी। द्रविड़ आंदोलन ने तमिल पहचान को राजनीतिक शक्ति में बदल दिया। द्रमुक और अन्ना द्रमुक जैसे दल लंबे समय तक तमिलनाडु की राजनीति पर छाए रहे। भले गठबंधन की जरूरत पड़ती रही हो, लेकिन सत्ता उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही। इसी तरह महाराष्ट्र में बाल ठाकरे ने मराठी मानुष की राजनीति को मजबूत किया। शिवसेना ने मराठी अस्मिता को आधार बनाकर राजनीति की और लंबे समय तक महाराष्ट्र की सत्ता और राजनीति में प्रभाव बनाए रखे। हालांकि पार्टी को कभी अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन सत्ता के समीकरणों में उसकी भूमिका हमेशा निर्णायक रही। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। बाल ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे ने उसी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जबकि राज ठाकरे ने तो अपनी पूरी राजनीति ही मराठी अस्मिता पर खड़ी की। लेकिन समय के साथ जनता ने इस राजनीति को सीमित कर दिया। राज ठाकरे की राजनीति कभी स्थायी जनादेश नहीं बना पाई। इससे यह संकेत मिला कि केवल भावनात्मक क्षेत्रीय मुद्दों के सहारे लंबे समय तक राजनीति चलाना आसान नहीं है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का उदाहरण भी इसी बदलाव को दिखाता है। के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना आंदोलन और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई, 2 बार मुख्यमंत्री बने और उनकी राजनीति बेहद सफल दिखाई दी। लेकिन तीसरे चुनाव में जनता ने संकेत दिया कि केवल अस्मिता की राजनीति अब पर्याप्त नहीं है, जनता परिणाम भी चाहती है और विकल्प भी। सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश इस समय तमिलनाडु से आता दिखाई दे रहा है। 2026 के चुनाव परिणामों ने संकेत दिया कि तमिलनाडु की जनता लंबे समय से चली आ रही द्रविड़ राजनीति से बाहर निकलकर नया विकल्प तलाश रही थी। इसी खाली जगह में अभिनेता विजय की पार्टी उभरती दिखाई दी। पहली बार चुनाव लड़कर उनकी पार्टी ने बड़ी सफलता हासिल की और सत्ता के करीब पहुंच गई। यह जीत केवल एक अभिनेता की लोकप्रियता की वजह से नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे द्रविड़ राजनीति के खिलाफ जनता की बेचैनी और बदलाव की इच्छा के रूप में देखा जा रहा है। लोगों ने विजय को क्षेत्रीय अस्मिता के नायक के रूप में नहीं, बल्कि एक विकल्प के रूप में चुना। यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी होगी। अगर वे भी उसी पुरानी भावनात्मक राजनीति के रास्ते पर लौटते तो उनका भविष्य भी द्रमुक और अन्ना द्रमुक जैसा हो सकता है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी जमीन बनाने की कोशिश की थी। के अन्नामलाई ने द्रविड़ राजनीति को चुनौती देने का प्रयास किया, लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली और वहां एक अलग राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश की। इसी बीच विजय एक नए विकल्प के रूप में उभर गए। अगर सबसे बड़ा झटका किसी नेता को लगा है तो वो है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में उन्होंने बंगाली अस्मिता, भाषा और संस्कृति के मुद्दे को राजनीति का आधार बनाने की कोशिश की, लेकिन आलोचकों का मानना है कि वे बंगाल की मूल सांस्कृतिक पहचान को ठीक से समझ नहीं पाई। उनके विरोधियों का तर्क है कि बंगाल की ऐतिहासिक पहचान राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक हिंदुत्व से जुड़ी रही है, जबकि ममता बनर्जी की राजनीति उससे टकराव की दिशा में चली गई। उन्होंने बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा उठाया, भाषा और भोजन की राजनीति की, लेकिन जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। 2026 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा की बड़ी जीत को इसी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। 2021 में जो बदलाव अधूरा रह गया था, वह इस बार पूरा होता दिखाई दिया। लोगों के मन में डर कम हुआ और भाजपा को व्यापक समर्थन मिला। ममता बनर्जी की राजनीति पर आरोप यह भी लगाया गया कि उनकी ताकत बंगाली अस्मिता नहीं, बल्कि डर, हिंसा और राजनीतिक दबाव की राजनीति थी। आलोचकों का कहना है कि जब जनता को विकल्प मिला तो उसने उस राजनीति को नकार दिया। सबसे बड़ा प्रतीकात्मक झटका तब माना गया जब ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से चुनाव हार गई। इसका संदेश यह निकाला गया कि जनता केवल पार्टी नहीं, बल्कि नेतृत्व को भी बदलना चाहती थी। अब पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता शुवेंदु अधिकारी को एक नए मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने अपनी राजनीति को खुलकर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा है। नंदीग्राम में उनका बयान
कि जिन्होंने उन्हें वोट दिया वे उनके विकास एजेंडे का केंद्र होंगे। राजनीतिक रूप से बहुत चर्चित रहा। उनके समर्थकों का मानना है कि वे पश्चिम बंगाल में मजबूत प्रशासन देंगे और हिंसा आधारित राजनीति को खत्म करने की कोशिश करेंगे। वहीं विरोधियों का आरोप है कि उनकी राजनीति समाज को और अधिक ध्रुवीकृत कर सकती है। यहाँ एक बड़ा अंतर भी देखने को मिलता है। सीपीएम का कैडर वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ था, जबकि तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगता रहा है कि उसका संगठन सत्ता और संरक्षण की राजनीति पर आधारित था। इसीलिए सत्ता जाते ही उसका ढांचा कमजोर पड़ता दिखाई दे सकता है। इन सभी उदाहरणों से एक बड़ा राजनीतिक संदेश निकलता है। देश की जनता अब केवल क्षेत्रीय पहचान और भावनात्मक नारों से प्रभावित नहीं हो रही। मतदाता विकल्प चाहता है, परिणाम चाहता है और ऐसी राजनीति चाहता है जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी खुद को स्थापित कर सके। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों की राजनीति यह संकेत दे रही है कि क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति अब अपने पुराने प्रभाव को खो रही है। हालांकि यह पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, लेकिन उसका असर पहले जैसा नहीं रहा। अब आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि नई पीढ़ी के नेता जनता को केवल पहचान की राजनीति से जोड़ते हैं या विकास, प्रशासन और राष्ट्रीय दृष्टि के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देश का राजनीतिक मानस तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है।